Hello everyone, myself Guruvinder from Mata Mondi Hostel Public School. To now we will do social science for class 8 and the book from Punjab School Education Board. Chapter 9 History When, Where and How. An overview of the modern period. History is study of the past. Historians have divided the history of the world into three periods. हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री है जो हमारा पास्ट है, जो पास्ट की स्टडी है उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं. जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने हिस्ट्री को पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को तीन भाग में डिवाइड किया, थ्री पीरियड्स में. एक एशियंट है, एक मिडीवियल है, एक मॉडर्न है. सो इन दिस वे इंडियन हिस्ट्री हैव आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू. और इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडिया ने पर्सनली अपना जो इतिहास है उसको आगे तीन भाग में डिवाइड कर दिए, एशियन, medieval and modern period. But the duration of these period is not the same in the different parts of the world. और पूरे मतलब कि संसार में जो ये ड्यूरेशन थी, इसका काल का दौरान था, जो एक जैसा नहीं था. जैसे कि मॉडर्न पीरियड इज सैड टू हैव बिगन यूरोप इन 16th century, but in India the 16th century when the Mughal ruler like Babur, Humayun and Akbar ruled over India was a part of the medieval period. जैसे कि मॉडर्न पीरियड है जो यूरोप में 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था. बट इंडिया में जब 16th सेंचुरी चली थी तो इंडिया में जो मुग़ल रूलर थे बाबर और हुमायूं अकबर जैसे, ये भारत के ऊपर राज कर रहे थे और तब ये medieval पीरियड चल रहा था. Those countries of the world who progressed much faster than those whose development was slower witnessed an emergence of the modern period earlier. और संसार के जिन देशों ने बहुत ही एक तो तीव्र गति से उन्नति की थी, पर उन्होंने कम गति से अपनी उन्नति करने वाले देशों से पहले अपनी आधुनिकता जो मॉडर्नाइजेशन थी उन्होंने पहले देख लिया. इन इंडिया मॉडर्न पीरियड बिगेन इन 18th सेंचुरी. जो इंडिया था वहाँ पर मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ. कब? आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल एम्पायर औरंगजेब. औरंगजेब जो था उसके मुग़ल साम्राज्य था, उसकी मौत के बाद ये 18th सेंचुरी थी. फिर मॉडर्न पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी ओल्ड पावर्स बिगेन एंड वीकनिंग एंड इन देयर प्लेस मैनी न्यू पार्ट्स लाइक मराठा, सिख, रोहिल्लास, पठान एंड राजपूत इमर्ज. जैसे कि इस काल के दौरान के क्या हुआ कि जो बहुत सारी पुरानी जो पार्ट्स थी वो वीक हो चुकी थी एंड उसकी जगह पर न्यू पार्ट्स लाइक मराठा, सिख, रोहिल्लास, पठान और राजपूत इमर्ज हो चुकी थी. द म्यूचुअल स्ट्रगल अमंग द इंडियन पार्ट्स paved the way for the foreign part like Portuguese, Dutch, British and French to try for supremacy and establish their own empire in India. जो इसके परस्पर संघर्ष से बहुत सारी जो विदेशी शक्तियाँ थी जैसे से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने भारत में अपने सर्वोच्चता और साम्राज्य स्थापित करने का उन्होंने निमंत्रण दे दिया. विद द कमिंग ऑफ दीज फॉरेन पार्ट्स मॉडर्न पीरियड बिगेन इन इंडिया. जब ये यूरोपियन पार्ट्स जो हैं आने से क्या हुआ, जो हमारे भारत में था वो आधुनिक युग आरंभ हो गया. सो इन दिस वे मॉडर्न पीरियड इन यूरोप बिगेन इन 16th सेंचुरी बट इन इंडिया इट बिगेन इन 18th सेंचुरी. ये इतना बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि 2 सेंचुरी का डिफरेंस आ रहा है इसमें. जो मॉडर्न पीरियड था यूरोप में ये 16th सेंचुरी में आ चुका था और इंडिया में जो 18th सेंचुरी में आ चुका है. इट मीन कि 200 साल 200 ईयर्स से पीछे है. There were many social evil prevalent in India compared with foreign societies. जी अगर इसके साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो इंडिया में सोशल जो बुराई थी वो चल रही थी. द रूट आउट ऑफ द सोशल इविल फ्रॉम द सोसाइटी मैनी सोशल रिफॉर्मर्स ट्राई देयर बेस्ट. और जो ये इनकी जड़ से को समाप्त करने के लिए जो भारत के समाज सुधार से उन्होंने बहुत सारा प्रयास करना शुरू किया. इन द इकोनॉमिक फील्ड आल्सो देयर आर मैनी शॉर्ट कमिंग. और जो आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारी उनकी कमी पाई जा रही थी. सो मैनी इंडियन रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द इकोनॉमिस्ट
paid special attention towards agriculture, trade and industry to improve it. जो बहुत सारे हमारे इंडियन रूलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, इकोनॉमिक्स थे, ये सभी इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, व्यापार है, जो इंडस्ट्री है, कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए. एट दैट टाइम मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश. बहुत सारे स्कूल और जो कॉलेज थे वो इस्टेब्लिश किए गए, वेयर फॉरेन लैंग्वेजेस वर टॉट साइड बाई साइड विद द इंडियन लैंग्वेज. इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ वो फॉरेन लैंग्वेज भी उसको सिखाई जा रही थी. वेस्टर्न आइडियाज एनलाइटेड द इंडियन अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एजुकेशन एंड द लिटरेचर. जो वेस्टर्न एजुकेशन थी ये साहित्य के साथ साथ जो उनके विचार थे भारतीयों को भी जागृत किया. और सो इन दिस वे द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन इंडिया. ऐसे में ये क्या हुआ, हमारे यहाँ पर मॉडर्न पीरियड आरंभ हो गया. Among Indians, the feeling of the freedom, equality, brotherhood emerged as soon as they got education about Western culture, history and the philosophy. जैसे ही भारत के लोगों ने पश्चिमी सभ्यता, इतिहास तथा दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की तो उन्हें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की भावना पैदा हुई. ऐसे में उनके अंदर ये एक ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई. नाउ हाउ कुड इंडियन टॉलरेट द फॉरेन रूल एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर मदरलैंड. अब इंडियन जो थे वो कैसे फॉरेन रूल को टॉलरेट कर रहे थे, कैसे कर सकते थे और कैसे अपनी जो मातृभूमि है उनको कैसे एक्सप्लॉयट होते देख सकते थे. सो दे स्टार्टर द नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने जो है राष्ट्रीय मूवमेंट स्टार्ट कर दी. दे गॉट द इंडिपेंडेंस. और उन्होंने 1947 में बहुत सारे सेक्रीफाइस और लोगों के बलिदान के साथ उन्होंने 1947 में आज़ादी प्राप्त कर ली. After the independence of India, then there was started the task of recognition of India and the rebuilding of its economy. India have achieved a respectively place among the great countries of the world after putting so much efforts and the progress for the last 57-58 years. So in this way, the modern period full of tensions, pressure and the challenges and up and downs. Still gradually we are Indian are trying to our best for more progress and prosperity. और भारत को जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद उनका पुनर्गठन करना था और उसकी जो अर्थव्यवस्था था उनको देखना था, ये कार्य ये क्या था शुरू हो गया. और 57 और 58 ईयर्स के मतलब ये एफर्ट्स के बाद उनकी जो उन्नति है जो दूसरे देशों में भी उन्होंने अपना एक ऐसा स्थान अपना स्थापित कर लिया जहाँ पर भारतीय जो आधुनिक युग बहुत से जो भारतीय आधुनिक युग था वो एक पूरा तनाव था, टेंशन में था, प्रेशर में था और उनके पास चैलेंजेस थे और बहुत सारा उतार चढ़ाव था, अप एंड डाउन थे. परंतु अभी भी हम भारतीय लोग धीरे धीरे उन्नत और समृद्ध होने का प्रयास किया है करते जा रहे हैं. मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड. 18th century is regarded as the darkest period in the Indian history because during this period after the downfall of the Mughal Empire there started a struggle for supremacy not only among the regional parts but also among the foreign parts. भारतीय इतिहास में जब हम देखते हैं कि 18वीं सदी में काल का इसको पतन का काल कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मुग़ल साम्राज्य था वो पतन के बाद न केवल स्थानीय शक्तियों द्वारा बल्कि स्थानीय विदेशी शक्ति के माध्यम से भी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए परस्पर संघर्ष करता हुआ आरंभ हुआ. और बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर मैनी रीजनल पार्ट्स डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट. और भारत के अलग अलग भागों में जो मुग़ल साम्राज्य की दुर्लभता था उनका लाभ उठाते हुए बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो कि वो इमर्ज हो गई. इन 1724 AD निज़ामुल मुल्क फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द हैदराबाद. और 1724 में निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रख दी. और after this because of the lack of the center power
मुर्शिद कुली खान एंड द अलीवर्दी खान फाउंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। और ऐसे में ही जो सेंटर की पावर जो थी कमज़ोर होने की वजह से जो मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट जो थी बंगाल को अपना राज्य को स्वतंत्र कर लिया। ऐसे ही 1739 में शहादत खान ने भी अवध को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया और हैदराबाद के राज्य की स्थापना के पश्चात दक्षिण में मैसूर राज्य की स्थापना हुई, जिसका शासक हैदर अली तथा उसका जो पुत्र टीपू सुल्तान था उसके राज्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ। और मराठों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पेशवाओं से नेतृत्व में मुगल क्षेत्र का आरंभ कर दिया। यूरोपियन पार्ट्स लाइक Portuguese, Dutch, French and the British also took the advantage of the situations and tried to found their rule in India। और यूरोपियन पार्ट्स थी, इन्होंने भी क्या किया, पुर्तगीज़, डच, जो फ्रांसीसी, इन्होंने भी अपना अवसर का लाभ उठाया और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। और बिकॉज ऑफ दिस 3 कॉर्नेटिव वॉर्स फाउट अमंग फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द पीरियड 1744 to 1763 in which British got victorious। ऐसे में ही जो अंग्रेज और फ्रांसीस के उनके बीच में 1744 से लेकर 1763 के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, कर्नाटक वॉर हुई, जिसमें से अंग्रेज़ों ने ही विजय प्राप्त की। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री सफर्ड बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड द लॉ एंड द ऑर्डर प्रॉब्लम। ब्रिटिश गॉट मोनोपोली ओवर इंडिया ट्रेड। इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट रूइंड which was very popular in the world। और मुग़ल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो भारत में था वहाँ पर अशांति भी थी और अर्थव्यवस्था भी इस कारण अर्थव्यवस्था की उसके ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भी बुरा प्रभाव पड़ा। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो उन्होंने हमारे जो भारत का व्यापार था उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया, जिसका प्रभाव क्या हुआ, जो भारत के कला तथा और आर्ट एंड क्राफ्ट के पर पड़ा, जिसलिए भारत संसार भर में प्रसिद्ध था। मेन सोर्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इतिहास, हिस्ट्री इज़ द बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये तथ्यों के ऊपर आधारित है, जैसे कि मालूम है सभी को। टू रिकन्स्ट्रक्ट the history, historians have to depend on the various sources to know about the modern Indian history। there are many sources, some of them are mentioned below। जैसे कि जो हम लोग इसकी रचना करते हैं तो इसका भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऐसे स्रोतों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, जिसके कारण जो हमें स्रोत उपलब्ध हैं वो हैं बुक्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पैम्फलेट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, पेंटिंग एंड द स्कल्पचर। जैसे कि सबसे पहले है Books. With the invention of the printing press, many books are published in the English as well as Indian language। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, इसकी खोज हुई और इस जो बुक्स थी वो पब्लिश होनी शुरू हो गई इंग्लिश में ही और साथ साथ इंडियन लैंग्वेज में भी। थ्रू दिस बुक्स वी गेट द नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय मैन इन द फील्ड लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री एंड म्यूज़िक। और इस बुक के ज़रिए क्या हुआ कि हमें ये ज्ञान प्राप्त होने लगा कि कैसे प्रोग्रेस किया एक आदमी ने अपनी लाइफ में, कैसे प्रोग्रेस किया, जैसे कि हर फील्ड में उसके आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस, हिस्ट्री और म्यूज़िक में। बाय रीडिंग दिस बुक्स वी कैन गेट द इंस्पिरेशन फॉर मोर प्रोग्रेस। इनकी बुक्स से देखते हमें ये पता चलता है कि हम इनसे इंस्पिरेशन लेकर और क्या और प्रोग्रेस कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा मेन सोर्स है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी क्या एक हमारे के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। बाय स्टडिंग दीज वी गेट द नॉलेज ऑफ द म्यूचुअल रिलेशन एंड वे हाउ टू control the Indian state। From these government document we can get knowledge about the ways the Britishers exploited Indian economy। और जैसे कि है सरकारी दस्तावेज, जैसे कि इसको बोलते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, और ये है इनका जैसे कि हम स्टडी करते हैं भिन्न भिन्न भारतीय शक्तियाँ और विदेशी शक्तियों के बीच में उनका कैसा व्यवहार था, ऐसे अंग्रेज़ों ने अपने शक्तियाँ के अपने अधीन कैसे कर लिया, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और सरकारी दस्तावेजों में से हमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय लोगों को जो आर्थिक शोषण से संबंधित जानकारी भी
मिलती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पैम्फलेट। वी गेट इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड द पैम्फलेट अबाउट द मॉडर्न period of the Indian history which were published in the Indian different language. Some of the newspaper like that the Tribune, the Times of India are still in the publication. जैसे कि हमारे हैं जो एक हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से और पैम्फलेट से, और ये है हमारे जो डिफरेंट लैंग्वेज में भी पब्लिश होता है। जैसे कि हमारा एक न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टिल क्या है ये भी अभी भी चल रहे हैं। और नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वी स्टिल सी these buildings around us even today, like India Gate, the Birla House, Secretaries, President House, Parliament House, etc. Through these historical buildings, we get the information about the different styles and the techniques of the Indian architect in the recent past. और हिस्टोरिकल बिल्डिंग से हमें क्या पता चलता है कि ये उनके कि जो हमारे पास्ट में जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने कैसे काम किया, कौन सी टेक्निक्स के साथ काम किया, कौन सा स्टाइल उन्होंने डिफरेंट कौन से स्टाइल यूज़ किए। जैसे कि हमारा इंडिया गेट है, बिरला हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है, ये सभी जो बिल्डिंग है ये इनसे हमारे हिस्टोरिकल जो हमारे हिस्ट्री की जो है मेन सोर्स का पता चलता है। नेक्स्ट है पेंटिंग एंड द स्कल्पचर। मैनी स्टैचू एंड द पेंटिंग आर आल्सो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है हिस्टोरिकल सोर्स है। दीज सोर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द नेशनल लीडर्स एंड द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़। और इनसे हमें क्या मतलब कि एक हमें इनसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर नेशनल लीडर थे जो हमारे हिस्टोरिकल जो पर्सनैलिटी थी उन्होंने क्या किया, और अचीवमेंट नेचुरल लीडर्स से उन्होंने कैसे कैसे मतलब कि अचीवमेंट प्राप्त की हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ने। ऐसे में ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।